नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आलोक। 18 फरवरी से यूपी के बजट सत्र का आगाज होगा, जिसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सीएम योगी ने केंद्र की तरह राज्य के बजट को पेपरलेस करने पर जोर दिया। सत्र से पहले सभी सदस्यों को टैबलेट देकर प्रशिक्षण भी दिया गया। यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने केंद्र की मोदी सरकार के बजट ने नई चुनौतियां पेश कर दी हैं। कोविड महामारी से चौपट हुई कारोबारी गतिविधियों ने केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी को 5 साल पीछे के स्तर पर पहुंचा दिया। केंद्रीय करों से राज्य सरकार को साल 2017-2018 में जो हिस्सेदारी मिली थी, नए वित्तीय वर्ष 2020-2022 में इससे भी कम मिलने का अनुमान केंद्रीय बजट में लगाया गया है। नए वित्तीय वर्ष 2021-2022 में केंद्रीय करों से राज्य सरकार को 1,19,395 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2021 में केंद्रीय करों में से यूपी के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी तय की थी। ये तो थे आंकड़े, लेकिन कोरोना महामारी के कारण संशोधित बजट में यूपी की हिस्सेदारी 41,993 करोड़ रुपए से घटाकर 98,618 करोड़ रुपए कर दी गई। प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए वित्तीय वर्ष में विधायक निधि के दोबारा शुरू होने की आस लगाए हुए हैं, तो कर्मचारी भी डीए का इंतजार कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में योगी सरकार अपने बजट में लोक लुभावने वादे भी करना चाहती है। उसके लिए भी बजट का इंतजाम करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। तो कितनी बड़ी चुनौती इस बजट में, आज की चर्चा इसी पर। तो जब हम बजट की बात करते हैं, आम आवाम की बात करते हैं, कोरोना काल के बाद किस तरीके से बजट में भी चुनौतियां हैं, ऐसे में सवाल तमाम सारे। जल्दी से कुछ सवालों को शेयर करते हैं, फिर जल्दी से आए हुए मेहमानों से तारुफ कराएंगे। सवाल, क्या यूपी के बजट से राज्य कर्मचारियों की उम्मीदें पूरी होंगी? प्रदेश में चल रही अरबों की परियोजनाओं के लिए धनराशि आखिर कहां से आएगी? क्या संतुलित बजट पेश करना यूपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है? और क्या बजट की रूपरेखा पंचायती और आगामी चुनाव के मद्देनजर तय होगी? और केंद्रीय बजट में यूपी की हिस्सेदारी कम होने से यूपी का बजट बिगड़ेगा क्या? ये ऐसे सवाल हैं, इनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। लेकिन लोगों की काफी उम्मीदें, कुल मिलाकर के सत्र का आगाज कल से हो रहा है और सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। वो भी इसलिए क्योंकि विपक्ष के पास पूछने के लिए काफी कुछ है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई को लेकर के है। जो महंगाई लगातार किस तरीके से बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल के दामों में हो या फिर अन्य चीजों की। तो ऐसे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, जिससे हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन श्रीवास्तव जी हैं। पवन जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ बीजेपी नेता शबनम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शबनम जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ही, चूंकि बजट को लेकर के अब केंद्रीय बजट आ चुका है और अब उत्तर प्रदेश सरकार का अपना बजट आना है। केंद्रीय बजट लोगों ने देख लिया, अब यूपी के बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। तो बजट सत्र हंगामेदार है, जाहिर सी बात है। तो क्या कुछ सरकार ने पहले से व्यवस्था कर रखी है? इस बार क्या क्या तैयारियां हैं, जरा दर्शकों को बताइए, जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। आलोक जी, ये जो बजट है ये चुनाव के पहले का अंतिम बजट है और साथ ही साथ जो विकास कार्य लगातार 4 साल से उत्तर प्रदेश में चल रहा, उसको और गति देने का बजट है। लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि हम एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से पूरा विश्व गुजर रहा है और उसकी मार हमारे देश और हमारे प्रदेश पे भी पड़ा है। लेकिन बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आज देश का
सबसे पहला एक राज्य ऐसा है जो पेपरलेस बजट दे रहा है। देश में किसी भी राज्य ने अभी तक पेपरलेस बजट नहीं दिया है। पहली बार उत्तर प्रदेश दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश इसमें भी अव्वल आ रहा है। अब जितनी भी परियोजनाएं, जो प्रमुख परियोजनाएं हमारी चल रही है, चाहे एक्सप्रेसवे हो, अयोध्या का हो, तमाम औद्योगिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी सारी परियोजनाओं को गति देने के लिए एक अहम बजट निश्चित तौर पे होने की संभावना लगती है। तो और हमारा बजट, मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले साल के बजट से ज्यादा बड़ा बजट होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 5.5 लाख करोड़ का बजट होगा। और इसमें आपने कहा कि आपने बहुत सारी खूबियां गिना दी इतनी देर में कि पेपरलेस बजट होगा, चाहे पेपरलेस बजट हो चाहे पेपर वेट वाला बजट हो, लेकिन लोगों को इससे मतलब नहीं है। आम जनता को मतलब है जो पेट्रोल की कीमतें बेतहाशा वृद्धि हो रही है। और आपको बता दें कि शबनम मैम, कुछ दिनों में स्थिति ये होगी कि जब लोग पेट्रोल पंप पे जब जाते हैं ना, तब लोग सोचेंगे अब कुछ दिनों बाद, ये भले ही आपको ये बात सटायर के तौर पर लगे शबनम जी, कि पेट्रोल जब डलाने जाते हैं ना पेट्रोल पंप पे, आप तो शायद ना जाती हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाली हो आप लोगों की गाड़ी में आ जाता होगा पेट्रोल, ठीक है, लेकिन हम लोग एक आम इंसान है, हम लोग जाते हैं पेट्रोल पंप, जब डलवाते हैं पूछते हैं कि रेट क्या, आप लोग शायद रेट वेट नहीं पूछते होंगे, तो लगेगा कुछ दिनों बाद कि भैया थोड़े से पैसे और मिला ले तो चलो, अच्छा है कि पेट्रोल से अच्छा सोना ही खरीद लो, ऐसा लगेगा थोड़े दिनों बाद। अगर इसी तरीके से बेतहाशा वृद्धि, तो उसमें कितनी राहत दे रही हैं, लोग जानना चाहते हैं। ये मेरा सवाल है, ये नहीं कि पेपरलेस बजट है, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। देखिए, पेपरलेस बजट भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ सब कुछ हमारे जनता के सामने रहे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा सिस्टम पूरी तरीके से पेपरलेस हो। अब दूसरी बात पेट्रोल की कीमतों की है। पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से है, और जो हमारे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है और साथ साथ प्रदेशों का वैट लगता है। तो अगर देखा जाए तो भाजपा के अलावा कांग्रेस शासित प्रदेशों को देखिए, चाहे मुंबई हो, राजस्थान हो, वहां पेट्रोल की कीमत इससे भी ज्यादा, उन्होंने वैट हमसे भी ज्यादा लगाया हुआ है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मेरा सवाल का जवाब तब मिलता जब आप कहती कि हाँ, जब बीजेपी शासित राज्यों ने देखिए जो राज्य सरकारों को जितना कर सकना था वो कर सकती थी, वैट में देखिए कमी लाई और लोगों को, आम जनता ने राहत पहुंचाई। फिर छत्तीसगढ़ से आप तुलना करती, फिर राजस्थान से तुलना करती तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रोफेसर भूपेंद्र जी, आने वाले बजट को लेकर के हंगामेदार है, इस पर तो मैं राजनीति की बात करूंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसपे विपक्ष घेरेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन सरकार के लिए इस बजट में, क्योंकि आपने सर केंद्रीय बजट भी देखा और अब यूपी का बजट देखा, तो अब किस तरीके से एक लेमैन के तौर पर जरा आप मुझे समझाइए इस बजट को लेकर के जरा। जी नमस्कार। आलोक जी, जरा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। मैं मैम की बात का भी जवाब दूंगा और बजट का एनालिसिस भी करने चल रहा हूं। देखिए, जब योगी सरकार ने बजट सत्ता संभाली थी तो प्रथम 3 बजट श्री राजेश अग्रवाल जी ने पेश किया था और चौथा बजट पेश किया था श्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया है। जब उन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था तो उन्होंने कहा था, एक वर्ड मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, कि हम यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। और करंट में उस समय की बात कर रहा हूं, हमारी इकोनॉमी 15 करोड़ रुपए की, $1 ट्रिलियन का मतलब हुआ हमारा करीब, आज की डेट में अगर हम देखें तो 72 करोड़ रुपए हुआ। 72,000 करोड़ रुपए का जो ये इकोनॉमी है, उसमें हम प्रेजेंट पर खड़े हैं 15,000 करोड़ पर। अब इसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाएंगे, ये एक अलग मुद्दा था। फिलहाल पिछले 4 सालों का अगर ट्रेंड देखें तो हर साल सरकार ने 12% का ऑन एवरेज ग्रोथ रेट लेकर के, यानी पिछले बजट से अगर हम तुलना करें तो 3,84,660 करोड़ का 17-18 में था, 4,88,335 करोड़ का उसके पहले बात था, इसके बाद 4,79,701 करोड़ का उसके बाद था। पिछला बजट जो था वो हमारा 5,12,860 करोड़ का था। यही था, 12-13% का ग्रोथ रेट है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगला फिर ये इतना ही ग्रोथ में जाएगा, क्योंकि हमारे रेवेन्यू जो है
हमें एक जगह पिछली बार सरकार ने जब बजट पेश किया था, सरप्लस बजट पेश किया था। सरप्लस बजट का मतलब होता है कि आपके पास रेवेन्यू ज्यादा है, खर्च करने के लिए आपके पास स्कोप कम है। लेकिन अब की बार कोरोना काल है, कोरोना काल में जो आपने रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन किया था जीएसटी संग्रह से, जरा सा उसका एक आंकड़ा, मैं छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं कि रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन जो आपने सरकार से किया, केंद्र सरकार से, उसका 6,369 करोड़ रुपया आपने एक्सपेक्टेशन किया, मिला कितना था वो ध्यान दीजिए, 308 करोड़। 6,000 करोड़ आपने एक्सपेक्टेशन किया, मिला 308 करोड़। अब कहां से पूरा होगा? वैट लगा करके या एक्साइज में? जरा सा सरकारों का मैं एनालिसिस करना चाहता हूं। 2014 से चलिए, 2014 में एक्साइज ड्यूटी 1 लीटर पेट्रोल पर थी 9 रुपया 39 पैसा। 2014 में क्रूड ऑयल की प्राइस थी $107 पर बैरल। कोरोना काल में, उसके पहले अरुण जेटली जी ने जब ये घट करके $60 पर आया था तो अरुण जेटली जी ने 7 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी इकट्ठे। बिल्कुल। कोरोना काल में जब ये क्रूड ऑयल की प्राइस घट करके $18 पर बैरल पर आ गई तो सरकार ने कहा हम तेल की कीमतें नहीं घटाएंगे क्योंकि हमारा जीएसटी संग्रह कम हो रहा है, हमें हेल्थ पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, हमें शिक्षा पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, रिहेबिलिटेशन पर खर्च करना पड़ रहा है, तो हम तेल की प्राइसेस को बढ़ाएंगे। एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दिया करने के लिए, उन्होंने बढ़ाया, इधर बैट बढ़ गया। आप देखिए $18 पर बैरल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ करके हो जाती है 34 रुपए 1 लीटर पेट्रोल पर। 2014 में 14 रुपए का वैट, आज की डेट में 1 लीटर पर 18 रुपया पर लीटर वैट लगता है जी। ये आप सोचिए, जब आज $18 से फिर से बढ़ करके $62 पर बैरल पर पहुंच गया है तेल की कीमतें, तो फिर क्यों बढ़ा रहे हैं आप? तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुके हैं। एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल राज्य सरकार, एक और मैं थोड़ा पूरा कर लूं जी। जीएसटी संग्रह आपके ट्रैक पर आ गया है, इकोनॉमी आपकी फिर से रिकवर कर रही है, आपकी डिमांड फिर से पिकअप पकड़ रही है। अब आपको जीएसटी संग्रह करने के लिए उस एक्साइज को घटाइए, लेकिन कोई घटाना नहीं चाह रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसका असर फिर से आपके जीएसटी पर ही पड़ने जा रहा है। क्यों पड़ने जा रहा है वो बता दीजिए। जब आप इतनी हाई मार्जिन लेकर के चलेंगे तो अल्टीमेटली इसका ट्रांसपोर्टेशन पर, सर्विस सेक्टर पर, होटल इंडस्ट्री पर, एविएशन पर, सब जगह इसकी मार पड़ेगी और अल्टीमेटली ये मार जाकर के प्राइमरी सेक्टर पर पड़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर पड़ेगी, क्योंकि वहां भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब मुसीबत यह है कि जब इतनी सब समस्या होगी तो अल्टीमेटली हमारा कंजम्पशन, परचेजिंग पावर घटेगा, परचेजिंग पावर घटेगा तो हमारा कंजम्पशन घटेगा और पूरा का पूरा जो तंत्र है जिसे कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। शबनम जी ने भी सुना। पवन जी, अब मैं अगर बात करूं कुल मिलाकर के जो सर ने सारी चीजें बताई, चाहे वो जीएसटी को लेकर के हो, चाहे वो वैट को लेकर के हो, मैंने भी यही सवाल करा, जो राज्य सरकारें हैं जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में अपनी ओर से क्या सब्सिडी देकर के राहत पहुंचा सकती हैं। लेकिन सवाल ये, कुल मिलाकर इस पूरी कवायद के बीच बजट सत्र का कल से आगाज होने जा रहा है। विपक्ष के लिए तमाम सारे मुद्दे हैं और सत्ता पक्ष का भी कहना है कि पूरी तरीके से वो तमाम मुद्दों के जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन किसान, बेरोजगारी मुद्दा, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ये सब तमाम सारे मुद्दे, सब इन पर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से मुखर है। आलोक जी, ये सच है कि जो हर वर्ष बजट के एक समय आता है, बजट होता है, इस बार पेपरलेस हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहेंगे, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब बगल में बैठे हैं अर्थशास्त्री जी, बता रहे थे बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा किए हैं। और उन चर्चाओं में ये जानकारी आवश्यक है कि आज उत्तर प्रदेश में, ये प्रवक्ता महोदय भी बताएंगे, जो सच्चाई है, जो हम लोग देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हवाई पट्टियों की लाइन लग रही है। वो पैसे भी तो वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, हवाई पट्टियाँ बन रही हैं, ये विकास ही है, रोजगार ही मिल रहा है। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिला है, हवाई पट्टियाँ बन रही, 5-5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सुगम बनाए जा रहे हैं। आप गाँव में किसी भी गाँव में निकलिए, पक्की सड़कें बन गई हैं, तो ये सब भी आवश्यक है, मूलभूत सुविधाएं हैं। कोरोना काल में बहुत सारे देश जो उंगली उठा रहे थे भारत के ऊपर, आज भारत वही देश है कि जो कोरोना की वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। इसको भी हमको आपको देखना होगा। हाँ, लेकिन इसके विपरीत दिशा में अगर हम आए तो विपरीत दिशा में हम देखेंगे किसानों के साथ जो हो रहा है, गन्ने का जो बकाये रास है वो बढ़ता जा रहा है। वो कहां जा रहा है पैसा, किस बजट से आ रहा है, बजट में पास होने के बाद पैसा क्यों नहीं जा रहा है, किसानों के खाते तक क्यों नहीं जा रहा है,
ये निचले स्तर पे, इसमें ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की गलती है, ना योगी आदित्यनाथ जी की गलती है। ये जो निचले स्तर पे लोग हैं, जो राजनीति हो रही है, जो निचले स्तर के लोग हैं, जब तक वो नहीं सुधरेंगे, हर व्यक्ति ईमानदारी की तरफ नहीं बढ़ेगा, तब तक होता रहेगा। अभी आप देखिए, धान क्रय केंद्र खोला हमारे सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने धान केंद्र खोला, बहुत सारे केंद्र खोले, बहुत सारे पैसा खर्च किया उसके ऊपर, खोलने के पीछे खर्चा किया, बहुत सारे सुविधाएं उसमें दी, लेकिन धान वहां बिका ही नहीं जी। बहुत सारे हमारे कई जानने वालों ने बात किया कि उनका धान वहां जाते हैं तो धान खरीदते नहीं, वो बिचौलिए खरीदते हैं। जहां 17 रुपए में खरीदना था, 18 रुपए में खरीदना था, वहां 10 रुपए में बेच के आए। मजबूर है वो किसान, मजबूर है, नहीं बेचेगा, क्या करेगा। तो जब तक हम निचले स्तर पे सुधार नहीं करेंगे, जब तक पब्लिक नहीं सुधरेगी, आम आदमी नहीं सुधरेगा, तब तक ये थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा काम हो रहा है। बजट की बात अगर हम करें तो बजट ये बहुत बढ़िया बजट आने वाला है, और चुनाव भी नजदीक है, पंचायत चुनाव है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी पैसा, इसमें काफी पैसा आने वाला है। और विरोधी जो है विपक्ष है, इनके लिए भी कुछ ना कुछ योजनाएं रहेंगी कि जिससे हर बार हम लोग देखते आए हैं, कागज के गोले और तमाम चीजें, ये भी मिलेगा। आज तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, सब मिल बैठ के चाय कॉफी पी रहे थे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन फिर यही कल जो आपको देखने को मिलेगा, फिर वहां पे घमासान होंगे। और बजट होगा, अच्छा होगा, सदन चलने देना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों को अपनी बातें रखना चाहिए। जनता का पैसा है, उसको हर बार स्थगित नहीं होना चाहिए कि एक घंटा 10-10 मिनट चलता स्थगित हो जाता है। स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, जनता भी यही चाहती है। शबनम जी, अगर हम बात कर रहे हैं जिस बजट को लेकर के, केंद्रीय बजट की, एक बजट को लेकर के क्या चाहिए आम आदमी को, क्या वही सोचता है थोड़ी बहुत मूलभूत चीजों की जरूरत हो, और चाहे इनकम टैक्स को रिबेट को लेकर को, केंद्रीय बजट से आम आदमी को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला। तो अब आप यूपी के बजट से कितना भरपाई कर सकती है सरकार, और खास करके किसानों की नाराजगी, उसको लेकर के फिर कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरीके की रणनीति है? देखिए, अगर आप ये कहें कि आम आदमी को केंद्रीय बजट से कुछ नहीं मिला, तो मैं इसको कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करती। क्योंकि अगर हमारे करों में जो हम टैक्स पे करते हैं, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, और मिडिल क्लास को के टैक्स में कहीं कोई बढ़ोतरी नहीं होना इस कोरोना काल में, जो कि असाधारण काल है, इस शताब्दी में इस तरीके की मंदी और इस तरीके का कोई संक्रमण काल नहीं आया। ऐसे मुसीबत के समय में भी अगर हमारा टैक्स नहीं बढ़ता है, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात रही है। और हम मिडिल क्लास इस राहत को अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज होते थे, 24 मेडिकल कॉलेज बना दिया। एक एक्सप्रेसवे आधा अधूरा बना था, 5 एक्सप्रेसवे का जिम्मा लेके तैयार है। डिफेंस कॉरिडोर शुरू कर रही है। कितनी हवाई पट्टियों के हमारे अभी वक्ता ने बोला। गन्ना का अगर देखिए तो गन्ना के 29 मिलों को बंद कर दिया था पुरानी सरकारों ने। हमारी सरकार ने इस कोरोना काल में भी उनकी क्षमता बढ़ाई है, कितनी 18 मिलों की। और गन्ना का भुगतान भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हमारी सरकार ने। तमाम सारी जो आप चीजें गिना रही है ना बजट को लेकर के, चाहे गन्ना किसानों को लेकर के हो, और चाहे वो अस्पतालों की बात हो, चाहे वो सैनिक स्कूल, ये सब बताने के लिए काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब असल में जब आप देखिए जाकर के गांव की तस्वीर, तो अलग ही नजर आती है। आप पीएचसी सीएचसी, आप बड़े बड़े अस्पतालों की बात कर लीजिए, पीएचसी सीएचसी अस्पताल, वहां पे जाकर के देख लीजिए क्या व्यवस्था है, प्राइमरी स्कूल में जाकर के देख लीजिए क्या व्यवस्था है। हाँ जी जी, सच को आज क्या, अगर कोरोना काल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी सरकार ने दुरुस्त नहीं की होती, तो आज हम भी अमेरिका और यूरोपियन देशों जैसे लाशों की एक लड़ी लग गई होती उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज्यादा और संसाधनों की इतनी कमी के बावजूद हमारी सरकार, दीजिए इसके लिए उनका अभिवादन करिए। जी जी, इसके लिए उनको करिए। जी हाँ, देखिए, डॉक्टर हो या सेना हो, जब तक सरकार संसाधनों को नहीं देगी तो कोई क्या कर सकता है। पर सरकार ने पूरे दोनों हाथों से अपनी जनता को भी पैसे उनके खातों में दिया, खाद्यान्न दिया, और
जितने हमारे डॉक्टर फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे कोरोना के, उनको भी सारी संसाधनों को देकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ी है। वैज्ञानिकों से अब वो सरकार वापस ले रही है, उनकी रिसर्च जारी है जी। उसी को अपनी बात कहना चाह रहे हैं जी। उसी को अब जो सरकार ने दिया है उसी को बैग दूर से अब डीजल के रूप में, डीजल पर एक्साइज के रूप में और वैट के रूप में भरपाई कर रही है। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये है कि 2010 की बात अगर हम करें या पहले की बात करें तो आप एक गैस सिलेंडर आपका मिलता था 400-450 रुपए में, उसमें सब्सिडी आती थी 250 रुपए। आज की डेट में आपका सिलेंडर हो गया है 807 रुपए में और सब्सिडी आ रही है आपका 23 रुपया या 43 रुपया। अब आप बताइए कि महंगाई बढ़ी या नहीं? आज एक समय था सब्सिडी 150 तक आती थी, पूरा 250 रुपए तक आती थी, लेकिन इस समय 37 रुपए तक आ रही है, बस 37। अब मैं जो लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जी जी सर मैं आ रहा हूँ भूपेंद्र सर, मैं आपसे कुछ और भी चीजें पूछूंगा, लेकिन संदीप त्रिपाठी जी भी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कल से आगाज होने जा रहा है, सुना है विपक्ष काफी तैयारी में है, पूरी तरीके से रफ्टअप मूड में नजर आ रहा है। फिलहाल किस तरीके से आप लोग अपनी आवाज रखेंगे, बात करेंगे? बहुत धन्यवाद। पहली बात तो सरकार को बधाई कि वो पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने जा रही है। भारतवर्ष में पहले ही सरकार है जो कि पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने जा रही है, उसके लिए बधाई। लेकिन पेपरलेस यही आंकड़ा, यही जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उन आंकड़ों को पेपरलेस कर दे, उसको भी जनता के बीच में आ जाने दें, ये भी और बधाई के पात्र हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी आप जैसे बजट की बात हो रही है, आप ये मान के चलिए कि पिछला जो बजट था हमारा, अभी 50 करोड़ रुपए इन्होंने दिए थे सीएससी को 100 बेड बदलने में 50 करोड़ रुपए। आप बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ रुपए में सीएससी कैसे बदल जाएगी 100 बेड में 50 बेड की हॉस्पिटल, या कैसे संभव है? या सिर्फ कह देने भर से एक जो है आप एक बिंदु डाल देते हैं, उससे नहीं हो जाता है। आप जब तक उसके लिए कुछ नहीं करते हैं तब तक कोई चीजें नहीं होने वाली है। आप इलाहाबाद प्रयागराज जो है हब है उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल की राजधानी कहा जाता है, आप उसके मेट्रो की बात नहीं करते हैं, उसकी मेट्रो ट्रेन चलाने की बात नहीं करते हैं, ना उसकी मेट्रो की आप पास धन है। आशा है कि आप आगे आने वाले। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इस पूरी कवायद आप लोग किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए कौन सी आप लोग ऐसी संजीवनी की बात करते हैं जो दे सरकार? बताइए, आज विपक्ष के तौर पर मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप बताइए। संजीवनी यह है कि एमएसपी का जो कानून है वो आप लागू कर दीजिए। जो जैसे आपने बिना पूछे बिना किसी से राय लेकर अध्यादेश जून में इन 3 विधेयकों को लाया, उसी तरह एमएसपी पर आप कानून बना दीजिए। जब मोदी जी ये कहते हैं कि एमएसपी है, रहेगा, रहेगा, तो आप ये बताइए कि इसका मतलब है कि रहेगा तो किस बात का डर है? आप एमएसपी पर कानून बना दीजिए, किसानों का आधा आंदोलन तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सोसेबाजी करनी है, सिर्फ मीडियाबाजी करनी है। इस बजट में आप देखिए, सुझाव मांगा था आपने, सुझाव नहीं दिया। ये बात तो लगातार किसान खुद ही कर रहे हैं और उनके जो समर्थन में लोग हैं वो कर रहे हैं। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपने राजनीतिक दलों की भी बात सुनी, कुल मिलाकर के क्या यूपी के बजट से राज्य कर्मचारियों की उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही, जिस तरीके से जो तस्वीर नजर आ रही है? आलोक जी, हम सिर्फ राज्य कर्मचारियों की ही बात क्यों कर रहे हैं, हम राज्य के हर रहने वाले की, हर निवासी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बजट जो होता है वो सिर्फ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नहीं बनता है। बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो पूरे प्रदेश के लिए बनता है और ये एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में बताता है। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के लिए तो हमारे पास अनगिनत सोर्स होते हैं। जितने सारे प्रोजेक्ट इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, जितने भी आप एक्सप्रेस वे ले लीजिए, चाहे फिल्म सिटी ले लीजिए, चाहे जेवर्क एयरपोर्ट ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल्स ले लीजिए, बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिन पर हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड विजिबल है, दिख रहा है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोर्सेस ऑफ फंड क्या होंगे, इन चीजों, इन परियोजनाओं पे जो खर्चा हो रहा है उसको सरकार पूर्ति कहां से करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इन परियोजनाओं पर होने वाला एक्स्ट्रा खर्चा, या जो अभी सबनम जी कह रहे हैं कि कोविड के दौरान जो खर्चा हुआ है, हालांकि उसका बहुत सारा फंड सेंट्रल के द्वारा मैनेज किया गया है, लेकिन अगर स्टेट ने कोई पैसा खर्चा किया है तो ये एडिशनल एक्सपेंडिचर
परियोजनाओं पर होने वाला एक्सपेंडिचर, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर मीट आउट कहां से होंगे? क्योंकि हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ फंड है वो सिर्फ टैक्सेस होते हैं, और जब 2017 में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्यूम करके जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो आज स्टेट के पास सिर्फ सेंटर से शेयर आने के अलावा जो स्टेट के थोड़े बहुत और ट्रेसेस जैसे स्टैंप ड्यूटी आती है, रजिस्ट्रेशन फीस आती है या टोल टैक्स आता है, ये सारा रेवेन्यू है। इसके अलावा रेवेन्यू बढ़ाने का क्या माध्यम कल बजट में आएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले कई बजट में तो ऐसा कोई नया चीज नहीं आई है जिससे ये कहा जाए कि रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि जो भी खर्चा बढ़ता है उसका लोड हमेशा एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे ही डाला जाता है। अब ये सड़कें अगर चालू हो जाएंगी, जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो इस पर हम ही आपको टैक्स देना पड़ेगा टोल टैक्स के रूप में, इनकी रिपेयरिंग के लिए और सारी चीजें हैं। तो जो महंगाई बढ़ रही है, जैसे डीजल पेट्रोल के दाम की बात अर्थशास्त्री महोदय कर रहे थे, वो डीजल पेट्रोल के दाम हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है, बट स्टेट उसको वैट में कम ज्यादा करके अपने निवासियों को उसका बेनिफिट दे सकती है, बट ऐसा करती नहीं है, क्योंकि अगर कर देगी तो अगेन सोर्सेज ऑफ फंड कम हो जाएंगे। तो जो डेफिसिट आता है, इस डेफिसिट को बढ़ाने के लिए सरकार के पास क्या ऑल्टरनेटिव मेजर्स होते हैं, इस पर बजट में कभी चर्चा नहीं होती है। कल होगी कि नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ना सब, देखिए खर्चा करने के लिए तो आपके पास 50 रास्ते हैं, जितना आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे उतना खर्चा होता जाएगा, लेकिन उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए पैसा आएगा कहां से? बजट का, आलोक जी, बजट का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ये होता है कि बजट इसीलिए बजटिंग इसीलिए की जाती है कि आपके एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर लोड ना पड़े और उनको बेनिफिट पहुंच जाए। यानी कि कैसे बैलेंस बिठाया जा सकता है। प्रोफेसर भूपेंद्र जी, जैसे कि सोर्स ऑफ फंड की बात की दिलीप जी ने, तो सवाल ये कि प्रदेश में चल रही अरबों की परियोजनाओं के लिए धनराशि आखिर आएगी तो कहां से आएगी? सवाल ऐसे में ये देखिए, एक चीज तो ये है कि दिलीप जी जो कह रहे हैं हम उनकी बात से सहमत है कि एक नया अल्टरनेटिव आपको ढूंढना ही पड़ेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग पर बोझ डालते ही जाएंगे, अगर चलिए हम मान लेते हैं कि वैट आप 18 रुपया पर लीटर एक लगा रहे हैं, डीजल पर भी आपका हाई टैक्सेस है और यही एकमात्र आपका रेवेन्यू कलेक्शन का एक सोर्स है, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि डीजल का प्रयोग कौन करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर भी करता है, उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, कॉस्ट बढ़ेगा, इंडस्ट्री के ऊपर असर पड़ेगा, कंजम्पशन घटेगा, फिर जीएसटी कलेक्शन आपका घट जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? दूसरी चीज, आप आइए एविएशन सेक्टर पर, एविएशन सेक्टर पर फ्यूल प्राइस बढ़ेगा, वहां पर डिमांड घट जाएगी, फिर एविएशन सेक्टर मुश्किल में खड़ा हो जाएगा। अभी आपका आइए सर्विस सेक्टर की बात कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, आप वहां पर वो रिलीफ की बात कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ दिया नहीं उस पर, फिर टैक्सेस की मार पड़ रही है, ये हाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइसेस की मार पड़ रही है, वहां डिमांड कम होगा, जीएसटी कलेक्शन आपका कम होगा। टूरिज्म की बात कर लीजिए, होटल इंडस्ट्री की बात, ऑल एवरीवेयर प्रभावित होगा भाई सब। अल्टीमेटली आपका जीएसटी कलेक्शन घटेगा, कंजम्पशन घटेगा तो जीएसटी कलेक्शन घटेगा। टैक्स बेस बढ़ाने की जरूरत है, टैक्स रेट बढ़ाने से आपके ऊपर उल्टा असर पड़ने ही वाला है, नंबर 1। दूसरी चीज, जो जितने भी अभी पवन जी ने कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार बहुत तेजी से कर रही है, वेरी गुड, लेकिन मुश्किल इस बात का है एयरपोर्ट या हाईवे का निर्माण जितना होता है, अब ये लेबर इंटेंसिव नहीं है, ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होनी शुरू हो जाए तो इसका असर आम जनता पर बिल्कुल पड़ेगा, और इसी का असर है कि आपके यहाँ 5-5 परियोजनाएं चल रही हैं, आपके यहाँ बेरोजगारी की दर, मैं नहीं, सीएमआई का डाटा बोल रहा है कि आपके यहाँ बेरोजगारी की दर 4.5% है। आपके पड़ोस में राजस्थान है, राजस्थान में आपके यहाँ जो बेरोजगारी की दर है 17.7% है, अभी जनवरी की बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल, आपके यहाँ 4.5%, उनके यहाँ 17.7%। ये इसी का असर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक दिन मैंने और आपसे कहा था कि किसी भी गाय से उतना ही दूध निकालिए जितना उसकी कैपेसिटी है। गाय से 2 लीटर के बजाय 3 लीटर निकालना शुरू करेंगे तो कैपेसिटी उसकी नहीं है, गाय मर जाएगी। आप जनता से टैक्स एक लिमिट के अनुसार वसूलिए, अन्यथा उस टैक्स की भरपाई करते करते जनता की कंजम्पशन घट जाएंगे, उसकी अपनी परचेजिंग पावर घट जाएगी, आपको नए एवेन्यूज तलाशने ही होंगे, ये आपकी मजबूरी है। जी पवन जी, जब बजट को लेकर के बात कर रहे हैं, जब हम यूपी की परियोजनाओं को लेकर के बात कर रहे हैं और केंद्रीय बजट की अगर बात करें तो कोरोना महामारी के कारण संशोधित बजट में यूपी की हिस्सेदारी जो है वो
करीब करीब 993 करोड़ रुपए घटाकर 98,618 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो ऐसे में सवाल यह कि 5-5 एक्सप्रेसवे अंतरराष्ट्रीय स्तर के नए वित्तीय वर्ष में विधायक अपनी निधि के दोबारा शुरू होने की आस लगाएं, तो कैसे ये सब चीजें पूरी होंगी? बजट में, केंद्रीय बजट में तो एक तरफ यूपी के लिए कटौती की गई है। बिल्कुल आलोक जी, अभी टैक्स की बात हो रही थी, पहले हम उस बिंदु पे आएंगे। टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार लाई कहां से? जो हम लोग के सूत्र हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। और अभी आपने देखा होगा कि टोल पे टैक्स बढ़ गए हैं। ये तो रही बात सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब हमारे स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारे यहाँ बहुत सारे हाईवे तैयार हो रहे हैं, 5-5 हाईवे हमारे उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहे हैं। इसके साथ साथ में फिल्म सिटी बन रही है। ये पैसे यहाँ से आएंगे ना, टैक्सेस वहाँ से आएंगे। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, पैसे वहाँ से, बहुत सारे जो है हवाई पट्टियां बन रही हैं, बहुत सारे, 1-2 नहीं है सर, उत्तर प्रदेश में पूरी लाइन लग रही है, काम हो रहा है, तो टैक्सेस वहां से आएंगे। अभी आपने देखा होगा कि जो है रेल किराया, जो है हवाई यात्रा जो है किराया बहुत कम था, वो डबल हो रहा है, डबल या ट्रिपल हो जाएगा। देखिए अर्निंग, पैसे आना और पैसे आना, ये दोनों की व्यवस्था सरकार भली बात कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है, भली बात कर रही है। आप दोनों लोग अपनी बात रखिएगा, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम आप दोनों की बातों का जवाब देंगे। लेकिन हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि जो बजट, अगर हम बजट पे बात करें, जो बजट हो रहा है वो किसानों के पास या ग्रामीणों के पास, आम जनता के पास वो जा कर रहा है, कितना जा रहा है, इस पर ध्यान देना होगा, पुनर्मूल्यांकन इस पर ध्यान देना इसका भी करना होगा। शबनम जी, चुनावी वर्ष में योगी सरकार जाहिर सी बात है कि अपने बजट में लोक लुभावने वादे भी करना चाहती है, और उसके लिए भी बजट का इंतजाम करना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। ये बात साफ तौर पर एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रही है, नहीं लगता शबनम जी? देखिए आलोक जी, मैं अपने कांग्रेस के साथी का भी एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। वो महंगाई को लेके जब बोलने लगे तो उन्होंने सिलेंडर की सब्सिडी की बात की। मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि 2012-13 में अगर सिलेंडर का दाम ये देखते तो 1100, 1200, 1300 पर सिलेंडर का दाम था। उस पर भी आप 12 सिलेंडर नहीं ले सकते थे, 9 ले सकते थे। सब्सिडी की तो बात छोड़िए, आज सिलेंडर का दाम, वो कांग्रेस ने नहीं कहा था, वो मैंने कहा था। मैं आपको वो डेटा देने को तैयार हूँ, वो डेटा मैं देता हूँ आपको। आप ये भी डेटा देख लीजिए जो मैं बता रही हूँ कि क्या आपने 1300 में सिलेंडर नहीं खरीदा था? लेकिन सब्सिडी कितनी आती थी? आपको सब्सिडी कितनी आती थी? आप ये भी तो भूल रही हैं। आप 12 सिलेंडर आज की भी डेट में मिलता है, सब्सिडी सिर्फ 27 रुपए आती है। आज 807 रुपए एक सिलेंडर का है, एक सिलेंडर का साथ 107। आप देखिए महंगाई दर भी देखिए, इनके समय में 9 पॉइंट समथिंग महंगाई दर था, यहाँ तक कि डबल डिजिट में महंगाई दर चला गया था। और आज देखिए इतनी महंगाई, अरे हम लोग महंगाई, अब हमें समझा रहे हैं महंगाई का मतलब, मैं समझा रहा हूं। करते रहिए और देखिए जनता महंगाई का मतलब ऐसा मुद्दा है। अरे सुनिए, महंगाई का मतलब ये होता है, सुनिए, महंगाई का मतलब समझ लीजिए, इन्फ्लेशन रेट घटने का मतलब 9% अगर इन्फ्लेशन रेट है, घट करके 4.5% आ गया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि महंगाई बढ़ने की दर घटी है, महंगाई नहीं घटी है। आप सुनिए, गाड़ी 60 की स्पीड में चल रही है, गाड़ी 40 की स्पीड में आ गई या 20 की स्पीड में आ गई, इसका मतलब गाड़ी रुक नहीं गई है, गाड़ी अभी भी आगे बढ़ रही है। महंगाई, इन्फ्लेशन रेट का मतलब ये होता है मैडम। संदीप जी जरा, आप संदीप जी को भी मौका दे रहे हैं, पानी पी करके जरा कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। संदीप जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं जी, बात रखिए अपनी। आवाज दबाई जा रही है। शबनम जी से मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, इधर की बात मत कर, ये बता कारवा कैसे लूटा। अभी मैं पिछले बजट पे जा रहा हूँ, पिछले बजट में इन्होंने जो घोषणाएं की, इसमें से क्या पूरा हुआ? हवाई बात कर देने से बहुत बड़ी बात है, कल हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी बातें हों, लेकिन उसमें से आपने क्या पूरा किया? आज हम विश्लेषण इस चीज के लिए बैठे हुए हैं, हम इस चीज के लिए बैठे हुए हैं कि आपने जो कहा था उसमें से कितना पूरा किया। आप हमें बताइए, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 300 छात्राओं को लैपटॉप बांटने की बात कही थी। सर्व करिए आप, मतलब बजट में आप प्रावधान तक नहीं कर पाए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए आप कोई विकल्प नहीं दे पाए, ना कोई योजना लेके आ पाए। आप जिस तरीके सुनिए शबनम जी, आप एक महिला है, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, अब सुन लीजिए शबनम जी, आप शांति से सुनिए शबनम जी, बीच में इंटरप्ट करेंगी ये कोई तरीका नहीं है शबनम जी। अब सुनिए, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, महिला है आप, महिला विरोधी मत बनिए, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए आप, आपकी ही बात कर रहा हूँ। शबनम जी,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर आपने पिछले बजट में 300 छात्राओं को लैपटॉप देने की बात कही थी। आशा है कि इस बजट में ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात आपने कहा था युवाओं के रोजगार सृजन प्लेसमेंट के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वो 1200 करोड़ रुपए आपने खर्च करके कहाँ खर्च किया बता दीजिए आप। वो जानना है या उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि वो 1200 करोड़ रुपए आपने खर्च करके कितने लोगों को रोजगार दिया। दूसरी बात आप आ जाइए, आपने कहा था कि 100 बेड के हॉस्पिटल सीएचसी कितने हॉस्पिटल हुए आप बता दीजिए। आज तक कितने मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो गए जिनका आपने लोकार्पण कर दिया वो बता दीजिए। विपक्ष की दिक्कत यही है ना कि सही समय पे सही बात नहीं उठाता है, बस यही है। आप 10 हाईवे का घोषणा कर दीजिए। एक हमारे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह जी, उनको कहा जाता था घोषणा मुख्यमंत्री, घोषणा वीर मुख्यमंत्री। ऐसे ही शिवराज जी हैं। आप घोषणा कर देने से काम नहीं होता है। आपने साल भर में क्या किया शबनम जी, उस चीज के आंकड़े दीजिए। ये बताइए कि पिछले बजट में आपने ये कहा था ये किया है। इस तरीके से गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। मनरेगा का बजट आपने कम किया था, आपकी बार बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे ये बताइए। गाँव में सड़कें, हर घर में गैस का कनेक्शन, जल की आप यूज कर पाए, महंगाई के मारा कोई सिलेंडर यूज ही नहीं कर सकता। यूज नहीं कर पाए, कनेक्शन लेके करेगा क्या? वो सिलेंडर रखे हुए हैं, वो आप अपने आंकड़े देखिए, वो सिलेंडर रिफिल नहीं हुए हैं। ऐसी बात कर रहे हैं आप, वो सिलेंडर लोगों ने रिफिल नहीं करा है। ये प्रदेश की जनता इस लेवल पर पहुंच गई है। चलिए राजनीतिक बात करेंगे, समय हमारा निकल जाएगा। दिलीप यशवर्धन जी, कुल मिलाकर यूपी का बजट अब पेपरलेस तो है ही है, लेकिन कोरोना के बाद से जिस तरीके से अगर बात करें तो शिक्षा पर, रोजगार पर और खास करके जो किसानों को, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती, इसको लेकर के सरकार को भी खास रणनीति पर काम करना चाहिए। देखिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये तो प्रायोरिटी है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां हैं अपने निवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, एनवायरनमेंट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं एक सिटीजन के, वो तो उसको मिलना ही चाहिए, तो सरकार को देने की जिम्मेदारी है ही। सरकार अगर इस पर कुछ बजट बढ़ा रही तो कुछ नया नहीं कर रही, कुछ अलग नहीं कर रही है। अभी पवन जी ने हमारी ही बातों को अपने शब्दों में कह दिया। इन्होंने कहा कि टैक्सेस कहां से आएंगे, ये डबल हो गया, किराया डबल हो गया, ये डबल हो गया। अरे सरकार, यही बात तो मैं कह रहा था कि अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर ही सारा बोझा डाल देंगे तो ये अच्छा बजट नहीं होगा। अच्छा बजट ये होगा कि जब आपने खर्चा बढ़ाया तो आपने आने का सोर्स भी बढ़ा दिया कि भाई ये खर्चा यहां से आएगा, ये खर्चा यहां जाएगा और ये पैसा यहां से आएगा। वो एक स्मार्ट बजट कहलाता है। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर एडिशनल बोझ डाल देना ये समझदारी का विषय नहीं है। दूसरा, जो प्रदेश में प्रगति हो रही है वो प्रगति होनी चाहिए, वो प्रगति सराहनीय है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वो होना चाहिए। एयरपोर्ट बन रहे हैं, बनने चाहिए। नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, बनने चाहिए। लेकिन सरकार का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो टैक्सेस होता है, और वो टैक्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू बढ़ाया जा सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट के थ्रू बढ़ाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिजनेसमैन को दीजिए, बिजनेस को सपोर्ट करने वाली नीतियों को ले आइए। आप पहले रेंट एग्रीमेंट पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगाते थे, आज आपने रेंट एग्रीमेंट पर स्टैंप ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया। तो इसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये आपने एडिशनल सोर्सेज ऑफ फंड का इंतजाम कर लिया। आप बिजनेसमैन को इस तरीके से बढ़ावा दीजिए, टैक्स हॉलिडे दीजिए, ताकि बाहर के लोग आकर के यहाँ फैक्ट्रियां लगाएं, उससे रोजगार डेवलपमेंट होगा। रोजगार डेवलपमेंट होगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो प्रदेश की इकोनॉमी को ऑटोमेटिक स्ट्रांग करेगी, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और ये व्यापार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है उनके लिए फायदा है। लेकिन इसी तरह की चीजें अगर बिजनेस को डेवलप करने के लिए करी जाएं तो वो परमानेंट होंगी, और परमानेंट होंगी और लॉन्ग लास्टिंग होंगी। बिल्कुल शबनम जी, देखिए दिलीप जी ने कितनी अच्छी बात कही कि वाकई में कहीं ना कहीं बेसिक आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए, उस पर कहीं ना कहीं फोकस की जरूरत है, फिर खुद ब खुद चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी। नहीं लग रहा है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम हमारी सरकार कर रही है, मुझे नहीं लगता कि अब तक उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने हर चौतरफा विकास इसमें कर रही है, और रोजगार का इजाफा इसी से हो रहा है। अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो ओडीओपी के तहत जिस तरीके से उद्योगों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, या एमएसएमई सेक्टर में जिस तरह से काम हो रहा है, ये भी सराहनीय है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के जनता के पॉकेट में ही इसके पैसे जा रहे हैं,
और सरकार को अच्छा भी ठीक इससे है फायदा हो रहा है। तो संदीप जी, जब सरकार ने चहुओर विकास चौतरफा हो रहा है तो फिर विपक्ष क्यों इतना हो हल्ला भाई कर रहा है? देखिए नहीं विपक्ष मुझे की अगर बात संदीप की जी से जाए- ये सवाल था मेरा, आपने तो विकास की बात की, तो यही तो मैंने कहा जब विकास हो रहा है तो हल्ला क्यों कर रहा है विपक्ष इतना? संदीप जी जी देखिए बातों से विकास नहीं होता है, विकास होता है जमीन पर। विकास के दो मॉडल होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट मॉडल, एक होता है सामाजिक विकास। जब सामाजिक विकास होता है तो प्रदेश का देश का विकास अपने आप होता है, जो हमारे अभी जो है मित्र ने कहा। जब आप सामाजिक विकास करते हैं, जब लोगों को मजबूत करते हैं, उस तरीके का बजट आता है, जब लोगों के लिए योजनाएं आती हैं तो डेवलपमेंट अपने आप होता है और प्रदेश का विकास, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट भी होगा, सरकार अच्छे से काम भी कर पाएगी। लेकिन सरकार यहाँ क्या कर रही है? सरकार बड़ी बड़ी बातें तो कर दे रही है, लेकिन उसके रेवेन्यू कहाँ से आएगा? मेरी समझ में अब नहीं आ रहा है। प्रोफेसर भूपेंद्र जी आप मुझे बताइए, मैं आपका स्टूडेंट हूं, आप प्रोफेसर हैं। नेता कहते हैं विकास की गंगा बहा दी, जनता कहती है विकास को ही गंगा में बहा दिया, अब क्या समझा जाए? देखिए एक जो होता है विकास हो रहा है, लेकिन विकास का लाभ लोगों तक, आम जनता तक, निचले स्तर तक पहुंचना भी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। हम सबको सिलेंडर उपलब्ध करा दें, हम सबको गैस उपलब्ध करा दें, ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जितने लोगों को हम उपलब्ध कराए हैं वो उसका उपभोग कर पाएं और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो कर सकें। अगर इस गैस सिलेंडर को हमने 1 करोड़ लोगों को और 1 करोड़ लोगों को और देने की बात करी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, अगर वो इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, एक बार उनको मिल गया इसके बाद वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। नंबर 2, एयरपोर्ट्स इतने ज्यादा बन जा रहे हैं, आप एयर प्राइसेज की बात कर रहे हैं, ड्यू टू फ्यूल प्राइसेज एविएशन सेक्टर आपका पहले ही मुसीबत में खड़ा है। उनका फैक्टर लोड आप देखिए, पहले फैक्टर लोड तो चेक करिए। फैक्टर लोड उनका 60% जा रहा है, रोज आपके 5-5 फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। जब आपके पास ट्रैवल करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो आप भैया रेवेन्यू कहां से लाएंगे, कनेक्ट लाएंगे कहां से? आप 5 फ्लाइट यहां से चला दीजिए, आप 20 एयरपोर्ट खड़ा कर दीजिए, उसको लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी में आना भी तो चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इकोनॉमी में पैसा इंड्यूस्ड होता है, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट का अवसर बढ़ता है। लेकिन ये तब बढ़ता है जब कैपिटल इंटेंसिव नहीं, आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि एक तरफ आप विकास कर रहे हैं, आप थोड़ा सा पैसा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इन्फ्लेशन आपका बढ़ जा रहा है। कारण क्या है? टैक्सेस। कारण क्या है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इसको हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पर आप क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, वहां की प्राइस से आपने इसको बढ़ा दिया, लेकिन अल्टीमेटली असर कहां पड़ रहा है? कंजम्पशन पर। और खाई जो है ना, उच्च वर्ग ज्यादा लाभ कमा रहा है, उनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, निम्न वर्ग उन लाभों का उपयोग कर नहीं पा रहा है, तो इससे टैक्स बेस आपका घटेगा। हाई टैक्स रेट पर प्रोग्रेसिव टैक्स रेट इसीलिए हमेशा अच्छा माना जाता है। हाई टैक्स रेट जब होगा तो आपका जो टैक्स बेस है, देने वाले लोगों की संख्या है, वो घट जाएगी, अल्टीमेटली आपका टैक्स कलेक्शन घट जाएगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी जानकारी है। इस पर भी खैर ये सरकार में भी मंथन चल रहा होगा, क्योंकि ये भी एक्सपर्ट्स की राय इस पे भी ली जाती है। पवन श्रीवास्तव जी, सवाल ये कि जब हम कुल मिलाकर के सब पर, जब टैक्स पे भी देखना है, एक्सपेंडिचर पे भी देखना है, ध्यान देना है, आम आदमी की जरूरतों पर भी फोकस करना है, तो जब हम संतुलित बजट की बात करते हैं तो संतुलित बजट पेश करना यूपी सरकार के लिए इन परिस्थितियों में, इन हालातों में कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है? आलोक जी, कुछ बातें हैं कड़वी लगेंगी, फिलहाल हम सुन रहे हैं काफी लोगों को। हमारे कांग्रेस के नेताजी भी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता महोदय हैं, अर्थशास्त्री महोदय जी हैं। अभी हम आप सभी से कुछ कोशिश करेंगे कुछ जानकारी प्राप्त करने की। तो पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि लगभग आजादी के बाद से इस उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं सर, इस उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से क्या था? यहाँ पर आप एक पेट्रोल पंप पे जाते थे, दूसरा पेट्रोल पंप आपको 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी पे मिलता था सर। आप कागजी की बात करिएगा, धरातल पे देखिएगा। आप अगर इसी 10 साल के बाद, रुकिएगा सर, रुकिएगा, हम आपकी बात करेंगे। सुनिए सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप जी। अभी आप बताइएगा 10 साल के पहले जो है, जो मनरेगा है, सुनिए सर, मनरेगा जो है 10 साल के पहले, 15 साल के पहले मजदूरी क्या मिलता था?
आज क्या मिल रहा है? कितने लोगों को तब रोजगार मिलता था? आज जो भी गरीब लोग हैं, निम्न लोग हैं, उनकी इनकम कैसे मिलती है? कितने बहुत सारे समूह हैं जहां से पैसे मिलते हैं, कितने सारी योजनाएं चल रही है सरकार की। आप उन बिंदुओं को भी देखिए। और रही बात आपकी, पहले हम आपसे ही शुरुआत करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, आप ये बताइए कि जितनी भी ये सरकार गलतियां कर रही है और जनता को चूस रही है, आपकी नजर में आप ये बताइए कि आपके जो नेता हैं वो कल से जो सदन चलेगा, क्या उसमें कोई प्रश्न उठाने की हिम्मत करेंगे? आप बताइए। यहाँ पे आप लोग क्यों पब्लिसिटी लेते हैं? नहीं सर, आप यहाँ पे पब्लिसिटी लेते हैं। आप ये बताइए, बात कर रहे हैं नहीं संदीप जी, मेरे बातों का केवल जवाब या ना दीजिए। आप ये बताइए, संदीप जी आप ये बताइए, केवल इतना बता दीजिए कि जो कल से सदन हमारे यहाँ चलेगा उसमें हम लोग देखते आए हैं, रोज देखते हैं आपके सदन, आपके नेता, जो विपक्ष के नेता आपके नेता हैं, क्या वहां पे प्रश्न उठाएंगे? जनता को लेकर कोई प्रश्न उठाएंगे? केवल हो हल्ला करते हैं, कागज के गोले फेंकते हैं और संगीत करा देते हैं। जनता का पैसा खत्म हो जाता है, उसी में कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद में हम लोग उसी टंडन हाल में सब लोग, सारे नेता पक्ष और विपक्ष सब मिलकर कॉफी और चाय एक साथ बैठकर पीते हैं। आप बताइए, इसके बाद में हम फिर अभी क्वेश्चन करेंगे। आप बताइए क्या चलिए संदीप जी के बाद मैं भूपेंद्र जी से फाइनल कमेंट लूंगा। जी चलिए संदीप जी अपनी बात रखिए जल्दी से। जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा, कांग्रेस आज अकेले एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा सरकार सामने, केंद्र हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, किसी भी मुद्दे सदन तक सामने खड़ी हुई है। जनता इस बात कर रही है। हमारे विश्लेषक महोदय को नहीं देख पा रहे हैं या दुर्भाग्य है। और कह रहे मुद्दे उठाने की मुद्दे उठाएंगे। और रही बात राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, बिल्कुल चलिए यही विपक्ष की भूमिका होती है। ठीक है प्रोफेसर आ रहा, प्रोफेसर भूपेंद्र जी को जाना है। एक सेकंड अभी क्वेश्चन हमारा अधूरा रह गया है सर। भूपेंद्र जी को जाना है, भूपेंद्र जी को जाना है। जी से हम कुछ पूछना चाहेंगे। अभी आप बहुत सारे जानकारी दे रहे थे, हम केवल इतना जानना चाहेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे, हो सकता है हम आपकी बात को अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचा दें। आप ये बताइए सर, आप ये बताइए केवल कि ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जो आपने बहुत सारे बातें बताई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार इस बजट में आय को कैसे बढ़ा सकती है? वो जो टैक्सेस जनता के ऊपर ना लगे, ऐसे कुछ माध्यम बताइए सर। जी चलिए एक सवाल पूछा है वरिष्ठ पत्रकार ने। जी देखिए, बड़ा इसका सिंपल सा जवाब है आपको। हम एक लाइन में, एक शब्द में इसका जवाब दे रहे हैं। आप टैक्स रेट मत बढ़ाइए, टैक्स बेस बढ़ाइए। इसका जवाब मैंने पहले भी दिया था, अगर आपने ध्यान से सुना होता तो। इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि पहले 10 लोग टैक्स देते थे, अब ऐसा टैक्स रिजीम लाइए कि आप 20 लोग टैक्स दें, तो टैक्स बेस बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होगा। बढ़ गया सर? अरे भाई सर, कहां बढ़ेगा? अरे मेरी बात समझिए, फिर से सुनिए। अब मैं अपनी बात पूरी करके फिर जा रहा हूं। यस सर। अगर आपकी एविएशन सेक्टर, एक एग्जांपल सिर्फ ले रहा हूं, एविएशन सेक्टर अगर 100 लोगों को बैठा करके चलेगा तब ज्यादा कलेक्शन आएगा आपका टैक्स का, या एविएशन सेक्टर 60 लोगों को बैठा करके उड़ान भरेगी तब ज्यादा कलेक्शन आएगा? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अपनी प्राइसेज बढ़ा दी, एविएशन दिल्ली, यहां से दिल्ली का किराया बढ़ा दिया, अब लोग हवाई जहाज से नहीं जाएंगे, बस से जाएंगे, तो अब भाई साहब लोड फैक्टर 50 पे आ गया, क्या करेंगे आप? टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा क्या? अरे आप थोड़ा सा उसको कम कर दीजिए, 100 लोग यूज करना शुरू कर दें, आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत एक अच्छा सुझाव था और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी। प्रोफेसर भूपेंद्र जी को जाना है, लेकिन हमारी डिबेट जारी रहेगी। शबनम जी, जैसा कि प्रोफेसर साहब और वरिष्ठ पत्रकार ने कुल मिलाकर के एक बात कही कि उन्होंने कहा टैक्स रेट मत बढ़ाइए, आप टैक्स बेस बढ़ाइए, तो सरकार में भी तो इस बात को लेकर के मंथन चल रहा होगा। सरकार टैक्स बेस बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें करती आई है और पहले से टैक्स बेस हमारा बड़ा भी है। अगर आप देखिए तो जो आज वरासत का आईडी बनने का काम चल रहा है, तमाम शहरों में, गांव में, सभी जगहों पे घर का आधार कार्ड से जुड़ के आईडी जुड़ने का है, जिससे कि हाउस टैक्स पे पूरी नजर रखी जाएगी, उसकी चोरी रोकी जाएगी। अगर टैक्स पेयर्स को भी देखा गया है तो पहले की बनिस्बत हमारे टैक्स पेयर्स भी बढ़े हैं। और जहां तक वो कह रहे हैं हवाई पट्टी बढ़ने से लोगों को फायदा नहीं होगा, तो आप ये सोचिए जब देश की चाहे रोड
कनेक्टिविटी हो, चाहे वाटर कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, जब वो बढ़ता है तभी हमारे इधर निवेश होता है, निवेश बढ़ता है और हमारा बिजनेस बढ़ता है। तो हम केवल किसी एक तरफ से सिक्के को देखें तो ये गलत होगा। सिक्के के दोनों पहलू को देखना जरूरी है और सरकार अपने सारी कोशिशें कर रही है और सरकार ने पिछले सभी सरकारों से ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया है और समग्र विकास किया है। गांव में अंतिम पंक्ति में खड़े गरीबों से लेके एक मजबूत इंसान, सबको सरकार ने सबके हाथ को मजबूत किया। पर इस कोरोना काल की वजह से हम गांव की सरकार भी बनने जा रही, तो सवाल जल्दी से लगे तो ये भी इस सवाल का जवाब भी दे ही दीजिए। क्या बजट की रूपरेखा पंचायती और आगामी चुनाव के मद्देनजर होगी? निश्चित तौर पे देखिए, गांव तो कभी छूट नहीं सकता। आप हमारे सारे बजट को देखिए, अगर हमने शौचालय, हमने गैस कनेक्शन, ऐसी सब चीजों पे अगर बजट में पैसे लगाए हैं तो गांव की उस गरीब महिलाओं को भी हमने देखा है, गांव के उस गरीब किसान को भी हमने देखा है, गांव में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य को भी देखा है। तो हर बजट में हम प्राथमिकता से गांव को लेते आए हैं और ग्रामीण अंचल को मजबूत करने में कौन सी व्यवस्था, वो लचर व्यवस्था, आप एक शब्द लगाना पहले भूल गई। खैर, मेरा मुद्दा ये नहीं है, व्यवस्था को सुदृढ़ करना ये मकसद होना चाहिए। दिलीप यशवर्धन जी, कुल मिलाकर के आपने तमाम एक्सपर्ट्स की बात सुनी, सरकार को इस वक्त कहां पर और सबसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत है और किन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? एक लाइन में जवाब है आपके सवाल का कि बिजनेस डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर सरकार को सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, हम जो हवाई पट्टी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बना रहे हैं, इससे लोगों का आवागमन बढ़ेगा, लेकिन आवागमन बढ़ने का एक कारण भी तो होना चाहिए। या तो आप टूरिज्म को इतना डेवलप करिए कि आदमी उत्तर प्रदेश में घूमने आए, और घूमने आएगा तो वो रेवेन्यू दे करके जाएगा। अगर घूमने नहीं आएगा तो आप लाख इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दीजिए, वही आदमी कल जा रहा है, वही आदमी कल परसों जाएगा। तो यहां पर विजिटर्स तब बढ़ेंगे जब या तो टूरिज्म बढ़े या इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बढ़े। मेरे लिए बजट ये तब अच्छा होगा जब मुझे बिजली सस्ती मिलेगी, मुझे हाउस टैक्स कम देना पड़ेगा, मुझे रोड टैक्स कम देना पड़ेगा, मेरे लिए सरकारी सुविधाएं जो हैं तो सस्ती भी हैं लेकिन वो सुचारू रूप से मुझे अवेलेबल हो जाएंगी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, तो मेरे लिए बजट बहुत अच्छा है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, मैं हर बार एक बात को कहता हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से टैक्स बेस बढ़ता है। हम लोग दो चीजों को मिक्स कर दे रहे हैं। हम लोग यहां बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बजट की और बात चली जा रही है सेंट्रल के बजट की, टैक्स रेट घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आज की डेट में उत्तर प्रदेश के पास जीएसटी लग जाने के बाद से टैक्स का बहुत ज्यादा माध्यम नहीं रह गया है। सिर्फ हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है और जो स्टैंप ड्यूटी है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है या जो स्टेट एक्साइज का कलेक्शन है, ये 4-5 चीजें ही हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश के एक्सचेकर को भरती हैं। तो ये एक्सचेकर और कैसे ज्यादा भरे, इसके लिए आपको बिजनेस डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना होगा। अगर जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा होगा, हालांकि जीएसटी का कलेक्शन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन अगर कलेक्शन उत्तर प्रदेश से ज्यादा होगा तो नेचुरली उत्तर प्रदेश का शेयर भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। चलिए, एक फाइनल कमेंट है संदीप जी से भी। संदीप जी, कुल मिलाकर के विपक्ष की क्या कुछ मांग है जिससे आम जनता में हम और आप भी आते हैं, किस तरीके से राहत मिल सके? पहली बात तो जो अभी औद्योगिकीकरण की बात कही, तो ये बहुत अच्छी बात कही। इसके लिए पहली बात तो जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसको सुधारना होगा, जिससे बाहर के निवेशक हमारे यहाँ निवेश करें। जो एमयू साइन हुए थे वो आज हवाई हो गए, कोई भी जो है औद्योगिक घराना हमारे यहाँ निवेश करने के लिए नहीं आया। जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा, जो लोग हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दूसरे प्रदेशों में जाया करते हैं, प्रवासी के रूप में किस तरीके से वापस आना पड़ा और इस दंश को उत्तर प्रदेश झेल रहा है, इस दंश से तभी हम निकल सकते हैं जब औद्योगिकरण होगा। हमारे समय में 40 इकोनॉमिक जोन बनाकर हमने नैनी, सतारिया, मथुरा, नोएडा, ये सब हमारे इंडस्ट्रियल हब हुआ करते थे। 40 इकोनॉमिक जोन में कांग्रेस ने इसको उत्तर प्रदेश को बांट रखा था। इस पर फोकस कर ही रही है। शबनम जी, जल्दी से, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर बात की जा रही घूम फिर के, सरकार तो लगातार इस पर फोकस कर रही है। निश्चित तौर पे बड़ी बड़ी कंपनियां, सैमसंग जैसी कंपनियां हमारे प्रदेश में आ रही है। कानून व्यवस्था बेहतर है इसीलिए हमारे प्रदेश में आ रही है और हमारा प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में
या एक ओडीओपी जैसे एमएसएमई जैसे छोटे छोटे इसमें, और हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप की तो बात ही करना भूल गए। आज उत्तर प्रदेश में अगर आंकड़े देखें सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो आम महिलाओं की को रोजगार का एक बड़ा साधन हो गया है ये। तो उत्तर प्रदेश बढ़ोतरी की तरफ है, विकास की तरफ है, और हमारी सरकार जो ये बजट लाएगी ये निश्चित तौर पे हर तबके के लिए को लाभान्वित करने के लिए लाएगी। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस वक्त वैश्विक मंदी चल रही है, हमें प्रदेश का हाथ मजबूत करने के लिए अगर कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो उस पर जनता की सहभागिता भी बहुत जरूरी है प्रदेश के विकास के लिए। जनता की सहभागिता विकास के लिए जरूरी है। पवन श्रीवास्तव जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट, कुल मिलाकर बजट से क्या और उम्मीदें हो सकती खास करके कोरोना काल के बाद? आलोक जी, बजट से सबसे ज़्यादा उम्मीद ग्रामीण है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और राजनीतिक बजट होता है, भी आप लोगों को मालूम है, कोई भी सरकार हो। फिलहाल ये सौभाग्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद कोई एक ऐसी सरकार आई है जो ज़मीनी स्तर पे, हम लोग देखते हैं, अब नेता लोग हैं कुछ भी कहें, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उनको मन भी कहेगा कि हाँ सही है, विकासें दिखाई पड़ रही हैं, काम हो रहा है, सड़कें दिख रही नहीं। गांठ गांठ जो पैर का आधा पैर होता था, पानी में रहता था, तब जाते थे हम लोग, सब लोग देखे हैं। 50-50 साल उत्तर प्रदेश लोगों ने चराया है, किस तरह से चराया है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, क्या क्या चीज़ें। तो एक अच्छा सरकार आया है, लेकिन अब इस बजट में मिडिल क्लास को इंगो नहीं करना चाहिए। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो नीचे वाले स्तर के लोग हैं और जो उपले स्तर के हैं, इन दोनों के पास है। निचले स्तर के लोगों को सरकार भरपूर दे रही है, खाने के लिए दे रही है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ फ्री है। ऊपर वाले उनके पास ऑलरेडी हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पास कुछ है ही नहीं ना। चलिए, तो फिलहाल आम आदमी जिसे हम कहते हैं उसको कैसे राहत मिलेगी, अब देखना होगा। ये भी दिलचस्प होगा कि आने वाले बजट में क्या कुछ सरकारें सौगात लेकर के आती है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी आपका भी, दिलीप जी आपका भी, शबनम जी आपका भी, भूपेन जी आए थे जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल ये कि संतुलित बजट पेश करना यूपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, और क्या बजट की रूपरेखा पंचायती और आगामी चुनाव के मद्देनजर तय होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम